नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु सांधु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का प्रसिद्ध उपन्यास देवदास लेके आई हूँ, जिस पर हिंदी सिने जगत में कई बार फिल्म बन चुकी है। वैशाख की एक दोपहरी थी। धूप बहुत तेज थी और गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। उसी समय देवदास मुखर्जी पाठशाला के कमरे के एक कोने में मिट्टी के एक ढेर पर बैठा था। हाथ में उसकी एक स्लेट थी। वह कभी आंखें खोलता, कभी बंद करता, कभी पैरों को फैलाता, कभी सिकोड़ता और अंत में वह एकाएक बेचैन हो उठा। क्षण भर में उसने यह तय कर लिया कि इस परम रमणीय वेला में जहां तहां घूमने या पतंग उड़ाने की अपेक्षा पाठशाला में बंधा रहना बेकार है। उसके प्रखर मस्तिष्क में एक बात सूझी और वह स्लेट हाथ में लेकर उठ खड़ा हुआ। पाठशाला में उसी समय खाने पीने की छुट्टी हुई थी। बालकों का दल तरह तरह की भाव भंगिमाएं करते हुए, शोरगुल मचाते हुए पास ही बरगद के पेड़ के नीचे गिल्ली डंडा खेल रहे थे। देवदास ने एक बार उस ओर देखा। भोजन का अवकाश उसे नहीं मिलता था, क्योंकि गोविंद पंडित ने अनेक बार ये देखा था कि एक बार पाठशाला से बाहर हो जाने पर उसमें फिर प्रवेश करना देवदास को बिल्कुल नापसंद है। उसके पिता ने भी मनाही कर दी थी। कई कारणों से यही तय हुआ था कि इस समय वह छात्रों के सरदार भूलों की देखरेख में रहेगा। उक्त कमरे में पंडित महाशय दोपहर में आलस्य के कारण आंखें बंद करके सो रहे थे। छात्रों का सरदार भूलो एक कोने में हाथ पैर टूटी एक छोटी सी बेंच पर बैठा था, एक छोटा मोटा पंडित बनकर। बीच बीच में वह अत्यंत अपेक्षा से कभी बालकों के खेल को देखता और कभी देवदास और पार्वती की ओर अलसाई आंखों से देख लेता था। एक महीने से पार्वती पंडित महाशय के यहाँ उनकी देख रेख में थी। इसी समय देवदास स्लेट हाथ में लेकर खड़ा हो गया और भूलों को संबोधित करता हुआ बोला, सवाल नहीं आ रहा है। शांत और गंभीर मुख से भूलों ने कहा, कौन सा सवाल? मन भेर छटांक का। स्लेट देखूं? मतलब ये कि इन सब बातों में उसके हाथ से स्लेट जाने मात्र की देर रही। उसके हाथ में स्लेट थमाकर देवदास पास ही में खड़ा हो गया। बोल बोल कर भूलो लिखने लगा, 1 मन तेल का दाम 16 रुपए, 9 आना 3 पाई है। तो इसी समय एक घटना हो गई। हाथ पैर की टूटी बेंच के ऊपर भूलो अपने पद मर्यादा अनुसार जगह चुनकर नियम पूर्वक आज 3 साल से बैठता आ रहा था। उसके पीछे चूने का ढेर लगा था। उस पंडित महाशय ने कभी सस्ती दर पर खरीद लिया था। उनकी इच्छा थी कि समय आने पर वे इसे कोठा या दालान बना लेंगे। पता नहीं कब वह शुभ दिन आएगा, परंतु इस श्वेत चूर्ण के प्रति उनकी सतर्कता और निगरानी का ठिकाना नहीं था। संसार से अनभिज्ञ और परिणाम से अनजान कोई दरिद्र बालक उसका अणु मात्र नष्ट कर सके, इसीलिए इस सयत्न संचित वस्तु की रक्षा सावधानी से करने का भार अन्य बालकों की अपेक्षा वयस्क भोलानाथ उफ भूलों को दिया गया था। इसी से बेंच पर बैठकर वह इसे घेरे रहता था। भोलानाथ लिख रहा था, 1 मन तेल का दाम यदि 14 रुपए है, 9 आना और 3 पाई हो तो अरे बाप रे बाप। इसके बाद बहुत शोरगुल मच गया। तीव्र कंठ में पार्वती चिल्ला उठी, ताली बजाकर जमीन पर लौट गई। नींद से तुरंत जागे हुए पंडित महाशय लाल आंखें किए हुए एकाएक खड़े हो गए। उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे से बच्चों का दल कतार बांधकर हो करके चिल्लाता हुआ चला आ रहा है और उसी वक्त टूटी बेंच के ऊपर उठे हुए 2 पांवों के ऊपर उनकी नजर पड़ी और उनकी आंखों में ज्वालामुखी की तरह आग बरसने लगी। चिल्ला उठे, क्या है, क्या है? बोलने वाले ने सिर्फ पार्वती थी, किंतु वह तो जमीन पर लोटपोट हो रही थी और ताली बजा रही थी। पंडित महाशय का विफल प्रश्न क्रोध के रूप में बदल गया, क्या हुआ, क्या हुआ रे? इसके बाद चूना हटाकर भोलानाथ की सफेद मूर्ति खड़ी हो गई। पंडित महाशय फिर चिल्ला उठे, शैतान, उसके भीतर तुम? ए फिर देवासाला ढकेल दिया, ए मन रे शेर झटांक, फिर शैतान। किंतु क्षण भर बाद ही सब मामला समझकर चटाई पर बैठकर उन्होंने प्रश्न किया, देवा गिराकर भाग गया?
भूलो और रोने लगा। इसके बाद कुछ देर तक चूने की झाड़ पोंछ हुई, परंतु सफेद और काले के इस अद्भुत सम्मिश्रण के कारण छात्र सरदार बहुत कुछ भूत सा दिखाई दे रहा था। तभी उसका रोना खत्म नहीं हुआ था। पंडित ने कहा, देवा ढकेल कर भाग गया क्यों? भूलो ने कहा, पंडित ने कहा इसका मजा चखाऊंगा। भूलो फिर रो रहा था। पंडित ने पूछा, और लड़के कहाँ हैं? इसके बाद लड़कों का दल लाल मुंह किए हाँफते हाँफते वापस आया और बताया, देवा नहीं पकड़ा जा सका। ऐसा ढेला फेंकता है कि पकड़ा नहीं जा सकता। चुप होकर वह एक और सरक गया। बेकार का क्रोध करके पंडित महाशय ने पहले तो पार्वती को खूब धमकाया। इसके बाद भोलानाथ का हाथ पकड़कर कहा, चलो कचेरी में, एक बार मालिक को खबर तो कर आए। तात्पर्य ये कि जमींदार नारायण मुखर्जी के यहाँ उनके पुत्र के आचरण पर नालिश कर दे। 3 बज रहे थे। नारायण मुखर्जी बाहर बैठकर गड़गड़ा पी रहे थे और नौकर पंखे से हवा कर रहा था। असमय में पंडित का छात्र के साथ आगमन देखकर वे कुछ विस्मित होकर बोले, कौन है गोविंद? गोविंद ने, जो जाति से कायस्थ थे, जमीन छूकर प्रणाम करके भूलों को दिखलाकर सारी कथा विस्तार से कह दी। मुखर्जी मां से उदास हो गए। बोले, यही तो देखता हूँ, देवदास बेकाबू हुआ जा रहा है। क्या करूं, आप हुक्म दे। निगाली रखकर जमींदार बाबू ने कहा गया इस समय वह कौन जाने, जो पकड़ने गए उन्हें ढेले मारकर खदेड़ दिया। वे दोनों चुप रहे। नारायण बाबू ने कहा, घर आने दो, जो भी होगा करूंगा। छात्र का हाथ पकड़कर गोविंद पाठशाला को लौट गए और मुंह आंख की भाव भंगिमा से समस्त पाठशाला को भयभीत कर डाला, पर प्रतिज्ञा की कि देवदास के पिता उस क्षेत्र के जमींदार होने के बावजूद वे उसे स्कूल में नहीं घुसने देंगे। उस दिन छुट्टी कुछ पहले ही हो गई। जाते समय लड़के आपस में तरह तरह की बातें कर रहे थे। एक ने कहा, ओह देवा कितना बलवान है, देखा। एक ने और कहा, भूलों को अच्छा मजा चखाया, ओह क्या ढेला फेंकता है। भूलों का पक्ष लेकर एक ने कहा, देखना भूलो बदला अवश्य लेगा। हुश, फिर अब पाठशाला में जाएगा नहीं, वह बदला लेगा। इस छोटे दल में पार्वती भी एक और किताब और स्लेट लिए घर जा रही थी। पास ही में एक लड़के का हाथ पकड़कर उसने पूछा, मणि क्या सचमुच देवदास को पाठशाला नहीं आने दिया जाएगा? मणि ने कहा, हाँ, किसी भी तरह नहीं। पार्वती चुप हो गई क्योंकि उसे ये सब बातें अच्छी नहीं लग रही थी। पार्वती के पिता का नाम नीलकंठ चटर्जी था। मुखर्जी महाशय के बहुत बड़े मकान के बगल में छोटा और पुराना ईंटों का घर, जमा पूंजी उनकी 10-12 बीघे जमीन, 2-4 घर यजमानों के हैं। जमींदार के घर में भी उन्हें काफी आशा है, संपन्न परिवार है, मजे में दिन कट रहे हैं। सबसे पहले धर्मदास से पार्वती की भेंट हुई। वह देवदास के घर का नौकर है। उसकी 1 साल की उम्र से लेकर आज 12 साल तक वह उनके साथ ही है। पाठशाला पहुंचा देता है, छुट्टी होने पर फिर लेने आता है। इस काम को वह नियम पूर्वक करता आ रहा है। आज भी उसी काम के लिए वह पाठशाला जा रहा था। पार्वती को देखकर कहा, क्यों पारू, तुम्हारा देवा इस समय कहाँ है? भाग गया। धर्मदास ने अत्यंत आश्चर्यचकित होकर कहा, अरे भाग गया? उस वक्त पार्वती ने भोलानाथ की दुर्दशा की बात याद कर नए ढंग से हंसना शुरू कर दिया। देख धर्म, देवदा ही एक बारगी चूने के ढेर में, हाँ, धर्म बिल्कुल चित कर दिया। सब बात अच्छी तरह जाने बिना धर्मदास ने हंसी देखकर खुद भी हंसना शुरू कर दिया। बाद में जिद करके पूछा, बताओ ना पारो, क्या हुआ? देवदास ने धक्का देकर गिरा दिया भूलों को चूने के ढेर में। इस बार धर्मदास की समझ में बाकी की बात आ गई। अत्यंत चिंता आतुर होकर उसने कहा, पारो जानती हो वह इस वक्त कहाँ है? मैं क्या जानूं, तुम ही जानती हो, बोल दो। आह, समझ लो कि उसे खूब भूख लगी होगी, परंतु मैं नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताओगी? बतलाने पर वह मुझे बहुत मारेगा। मैं खाना पहुंचा दूंगी। धर्मदास कुछ संतुष्ट हुआ, कहा, खाना तो दे ही आना और सांझ होने से पहले किसी तरह समझाकर उसे घर ले आना। लाऊंगी। घर आकर पार्वती ने देखा कि उसकी और देवदास की माँ दोनों में सभी बातें सुन ली। उसे भी यह बात
पूछी गई। हंसकर और फिर गंभीर होकर जो कुछ कहते बना उसने कह दिया। उसके बाद आंचल में मुड़ी बांधकर वह जमींदार के आम के एक बाग के अंदर गई। बाग उसके घर के पास ही था। वह एकांत बंसवारी थी। उसे मालूम था कि छिपकर तंबाकू पीने के लिए देवदास ने इसी बंसवारी में कुछ जगह बना ली है, भागकर छिपने के लिए। यही उसका एकमात्र गुप्त स्थान था। भीतर घुसकर पार्वती ने देखा कि बांसों के उस झुरमुट में देवदास हाथ में एक छोटा सा हुक्का लिए बैठा है और एक अभ्यस्त की तरह धूम्रपान कर रहा है। चेहरा गंभीर था और उसमें काफी दुर्भावना झलक रही थी। पार्वती को देखकर वो बहुत खुश हुआ, किंतु उसे प्रकट नहीं होने दिया। तंबाकू खींचते खींचते गंभीर भाव से कहा, आओ। पार्वती पास आकर बैठ गई। आंचल में बंधी हुई मूड़ी पर तुरंत ही देवदास की नजर पड़ी। बिना कुछ पूछे ही वो उसे खोलकर खाने लगा और कहा, पारू, पंडित महाशय ने क्या कहा रे? बड़े चाचा से कह दिया है। हुक्का रखकर देवदास ने आंखें तरेर कर कहा, बाबूजी से कह दिया? हाँ, तब? तुम्हें फिर पाठशाला में नहीं आने दिया जाएगा। मैं स्वयं पढ़ना ही नहीं चाहता। इसी समय उसकी खाद्य सामग्री प्राय समाप्त हो गई। देवदास ने पार्वती के मुंह की ओर देखकर कहा, संदेश दो। संदेश तो नहीं लाई हूं। तो पानी दो। पानी कहाँ पाऊंगी? देवदास ने उदास होकर कहा, कुछ नहीं है तो आई ही क्यों? जाओ पानी ले आओ। उसका रूखा स्वर पार्वती को अच्छा नहीं लगा। कहा, मैं अब नहीं जाती। तुम ही चलकर पी लो। मैं क्या अभी जा सकूंगा यहाँ से? तो क्या यहीं रहोगे? यहीं रहूंगा, उसके बाद चला जाऊंगा। पार्वती उदास हो उठी। देवदास का वैराग्य देखकर, उसकी बातें सुनकर उसकी आंखों में पानी आ गया। बोली, देवदादा, मैं भी चलूंगी। कहाँ? मेरे साथ? धत, क्या ऐसा भी होगा? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, मैं जरूर आऊंगी। नहीं जाना होगा, पहले तुम पानी लाओ। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, मैं जाऊंगी ही, पहले पानी लाओ। मैं नहीं जाती, तुम भाग जाओगे। नहीं, नहीं जाऊंगा। परंतु इस बात पर पार्वती को विश्वास नहीं हुआ। वह बैठी रही। देवदास ने फिर हुक्म दिया, मैं कहता हूं, जाओ यहां से। मैं नहीं जा सकती। चिढ़कर देवदास ने पार्वती के बाल खींचकर धमकी देते हुए कहा, मैं कहता हूं, जाओ। पार्वती चुप रही। तब उसने उसकी पीठ पर एक घुसा दिया। नहीं जाओगी? पार्वती रोने लगी। चाहे जो भी हो, मैं नहीं जाती। देवदास एक ओर चल दिया। पार्वती भी रोते रोते देवदास के पिता के सामने आकर खड़ी हो गई। मुखर्जी महाशय पार्वती को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा, पारो, रोती क्यों है बेटी? देवदास ने मारा है। वह है कहाँ? इस बंसवारी में बैठकर तंबाकू पी रहा है। एक तो पंडित महाशय के आगमन से ही वे चिड़े बैठे थे उस पर। इस बात से वे अत्यंत क्रुद्ध होकर बोले, देवा, अब तंबाकू भी पीने लगा है? हाँ, रोज पीता है। बंसवारी में उसने एक हुक्का भी छिपा रखा है। इतने दिनों तक तूने मुझे क्यों नहीं बताया? देवदा मारने लगता है। किंतु बात यह नहीं थी। प्रकट कर देने से देवदास को दंड भुगतना पड़ता। इसी डर से उसने ये बात नहीं बताई थी। आज क्रोधावेश में उसने सभी बातें बता दी। इस समय उसकी उम्र महज 8 साल की है। क्रोध उसमें बहुत था, परंतु ऐसी बात नहीं है कि उसमें बुद्धि विवेचना के बिल्कुल कम हो। घर आकर बिस्तर पर लेटकर बहुत देर तक रोते रोते वह सो गई। उस रात उसने भात तक नहीं खाया। दूसरे दिन देवदास पर खूब मार पड़ी। सारा दिन उसे कमरे में बंद रखा गया। इसके बाद जब उसकी माँ ने बहुत रोना धोना किया, तब देवदास छुट्टी पा सका। दूसरे दिन वह भोर ही में भागकर पार्वती के घर के जंगले के पास आकर खड़ा हो गया और चिल्लाया, पारू, जरा देर से आने पर। फिर पारू। जंगला खोलकर पार्वती ने कहा, देवदास ने इशारा करके कहा, जल्दी आओ। दोनों साथ हुए तो देवदास ने कहा, तंबाकू पीने की बात तूने क्यों बता दी? तुमने मारा क्यों? तुम पानी लाने क्यों नहीं गई? पार्वती चुप हो गई। देवदास ने कहा, तू बड़ी बेवकूफ है, फिर ऐसी बात कभी मत कहना। पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, नहीं कहूंगी। तो चल वंशी घाट लाए, बांध पर आज मछली पकड़ेंगे। बांस की झाड़ी से पास ही में नोने का पेड़ था। देवदास उसी पर चढ़ गया। बड़ी मेहनत से बांस की एक टहनी नाव कर पार्वती को थमा दी और कहा, देखना, छोड़ मत देना, नहीं तो गिर जाऊंगा। पार्वती जी जान से पकड़े रही। देवदास उसी को पकड़कर नोना की एक डाल पर पैर रखकर बंसी काटने लगा। नीचे से पार्वती ने कहा, देवदा, स्कूल नहीं जाओगे क्या? नहीं, बड़े चाचा तुम्हें भेज देंगे।
बाबा ने खुद ही कहा है, मैं अब वहां नहीं पढ़ूंगा, घर पर ही पंडित आएगा। पार्वती चिंतित होकर कहने लगी, गर्मी के कारण कल से हमें तड़के ही स्कूल जाना होगा, अब मैं जाती हूँ। ऊपर से आंखें तरेर कर देवदास ने कहा, नहीं, जाना नहीं होगा। पार्वती कुछ अनमनी सी हो उठी। इतने में बांस की टहनी ऊपर उठी और साथ ही साथ देवदास नोना की डाल से नीचे आ गिरा। डाल अधिक ऊंची नहीं थी, इसीलिए ज्यादा चोट नहीं लगी, किंतु शरीर पर कई जगह खुरचन लगी। नीचे आकर क्रुद्ध देवदास ने एक सूखी डाल उठाकर पार्वती की पीठ पर, गाल पर और जहां तहां खूब जोर जोर से मारकर कहा, जा, दूर हो जा। पार्वती तो स्वयं पहले से ही शर्मिंदा थी, किंतु जब छड़ी पर छड़ी पड़ने लगी तब क्रोध और अभिमान से उसकी आंखें आग की तरह जलने लगी और रोककर उसने कहा, अभी मैं बड़े चाचा के यहाँ जाती हूँ। देवदास ने क्रोधावेश में एक धमाका और जमाकर कहा, जा, अभी जाकर कह दे, मेरा कुछ बिगड़ जाएगा। पार्वती चली गई। जब वह दूर चली गई तो देवदास ने पुकार कर कहा, पारू, किंतु पार्वती सुनी अनसुनी कर जल्दी जल्दी आगे चलती ही गई। देवदास ने फिर चिल्लाकर कहा, पारू, सुनती तो जा। पार्वती ने जवाब नहीं दिया। देवदास उदास होकर कुछ चिल्लाया और कुछ अपने आप बकता रहा, जा मर। पार्वती के जाने के बाद देवदास ने किसी तरह दो एक बंशी काटी। उसका मन बिगड़ गया। रोते रोते पार्वती घर लौट आई। उसके गाल के ऊपर छड़ी का नीले रंग का दाग उभर आया था। पहले दादी की नजर उस पर पड़ी। वह चिल्ला पड़ी, अरे बाप रे बाप, किसने इस तरह मारा पारू? आंखें मलते हुए पार्वती ने कहा, पंडित जी ने। दादी ने उसे गोद में लेकर अत्यंत क्रोधित होकर कहा, चल तो जरा नारायण के पास चलूं, देखूं तो वह कैसा पंडित है। आह, बच्ची को एकदम मार ही डाला। पार्वती ने दादी के गले में लिपट कर कहा, चलो। पार्वती महाशय के पास आकर दादी ने पंडित के अनेकानेक पुरखों का उल्लेख करके उनके परलोक के लिए बहुत सी शुभेच्छाएं प्रकट की। बाद में स्वयं गोविंद को तरह तरह की गालियां बककर कहा, नारायण, मुंशी का घमंड तो देखो, शूद्र होकर ब्राह्मण की लड़की पर हाथ छोड़ता है, किस तरह मारा है, देखो तो। इतना कहकर वृद्धा अत्यंत क्रोध के साथ उसके गाल पर नीले दागों को दिखलाने लगी। तब नारायण बाबू ने पार्वती से प्रश्न किया, किसने मारा पारू? पार्वती चुप रह गई। तभी दादी फिर चिल्ला उठी, और कौन? उस गंवार पंडित ने मारा। किसने मारा? अब की बार भी पार्वती ने कुछ नहीं बताया। मुखर्जी महाशय ने समझाया कि इसने कोई कसूर किया होगा, इसी से मार खाई, किंतु इस तरह मारना उचित है? यही उन्होंने कहा। नहीं। सुनकर पार्वती ने पीठ खोलकर दिखाते हुए कहा, यहाँ भी मारा। पीठ के दाग अधिक स्पष्ट थे, अधिक भारी थे, इसी से दोनों बिल्कुल क्रुद्ध हो गए। मुखर्जी महाशय ने यह मतव्य प्रकट किया कि पंडित महाशय को बुलाकर वे कैफियत तलब करेंगे और इस प्रकार ये तय हुआ कि ऐसे पंडित के पास भेजना उचित नहीं है। ये सुनकर पार्वती खुश हो गई और दादी की गोद में चढ़कर घर वापस आ गए। घर पहुंचने पर पार्वती की माँ उससे पूछताछ करने लगी। पकड़कर बैठते हुए उन्होंने पूछा, बता, क्यों मारा उसने? पार्वती ने कहा, बिना वजह मारा। माँ ने बेटी के कान पकड़कर जोर से मल दी और कहा, यो बेकसूर कभी कोई किसी को नहीं मारता। उसी समय सास जी दालान से गुजर रही थी। घर की चौखट के पास आकर उन्होंने कहा, माँ होकर तुम उसे यूं ही मार रही हो बहू, तो क्या वह मुंह जला उसे नहीं मार सकता? बहू ने कहा, यूं ही तो वह नहीं मार सकता, ऐसी ही भली लड़की ये नहीं है, कुछ हुआ होगा तभी मार खाई है। उदास होकर सास ने कहा, अच्छा, जो हुआ सो हुआ, पर मैं उसे पाठशाला नहीं जाने देती। लिखना पढ़ना कुछ भी नहीं सिखाओगी क्या? क्या होगा बहू, एक आध चिट्ठी पत्री लिख लेना, 2 पेज रामायण महाभारत पढ़ सकना ही बहुत है। अपनी पारू को जो न तो जजी करना है और न वकालत। आखिरकार बहू चुप हो गई। उस दिन देवदास बहुत डरते डरते घर आया। उसे जरा भी संशय नहीं रहा कि पार्वती ने अब तक सब कुछ कह दिया होगा, परंतु घर आने पर इसका जरा भी आभास उसे नहीं मिला, बल्कि माँ को कहते सुना, आज गोविंद पंडित ने पार्वती को बहुत पीटा, इससे अब वह स्कूल नहीं जाएगी। ये सुनकर वह इतना प्रसन्न हुआ कि अच्छी तरह खाकर भी नहीं सो सका। किसी तरह नाक की शान भूलकर हाफते हकलाते पार्वती के पास आकर उसने कहा, तू अब स्कूल नहीं जाएगी? नहीं। यह सब कैसे हुआ रे? मैंने कह तो दिया पंडित महाशय ने मारा।
देवदास खुलकर हंसा और उसकी पीठ थपाकर अपनी राय प्रकट की। तुम्हारी जैसी बुद्धिमती इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। इसके बाद धीरे धीरे पार्वती के गाल के नीचे उभरे दागों को अच्छी तरह परीक्षा करके उसने एक लंबी सांस खींचकर कहा, ओह। पार्वती ने कुछ हंसकर उसके मुख की ओर देखकर कहा, क्या बहुत लग गई क्यों री पारो? सिर हिलाकर पार्वती ने कहा, ओह, क्यों ऐसा काम करती हो? इसी से तो मुझे गुस्सा आता और मैं मार देता हूँ। पार्वती की आंखें छल छला गई। उसके मन में आया कि पूछे वैसा क्या करती है, परंतु पूछ नहीं सकी। देवदास ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, फिर तो ऐसा नहीं करेगी? पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। देवदास ने फिर एक बार उसकी पीठ ठोकते हुए कहा, अच्छा, मैं भी अब कभी कुछ नहीं करूंगा, तुझे नहीं मारूंगा। दिन पर दिन बीतते गए। इन दोनों बालक बालिकाओं के आमोद प्रमोद का ठिकाना नहीं था। दिन भर धूप में घूमते, शाम को लौटने पर मार खाते, सुबह ही उठकर फिर भाग जाते और फिर मारपीट और धमकी सुनते। रात को बेफिक्री से सोते और सुबह ही फिर भागकर खेलकूद में लग जाते। दूसरा कोई संगी साथी था नहीं, आवश्यकता भी नहीं थी। मोहल्ले में उत्पात मचाने और अत्याचार करने के लिए ये दो जने ही काफी थे। उस दिन सूर्योदय के पहले ही दोनों बांध पर हाजिर थे। दोपहर को आंखें लाल किए सब पानी गंदला करके 15 ठो छोटी छोटी मछलियां पकड़कर योग्यता अनुसार आपस में बंटवारा कर दोनों घर लौटे। पारो की मां ने बेटी को रोज की तरह मार पीट कर घर में बंद कर दिया। देवदास की बात ठीक मालूम नहीं, इन सब बातों को वो किसी तरह भी प्रकट नहीं करता। पार्वती जब घर में बैठकर खूब रो रही थी, तब करीब 2-2:30 बजे जंगले के ठीक नीचे आकर अत्यंत मीठे स्वर में उसने पुकारा, पारू, ओ पारू। लगता है जैसे पार्वती ने सुना, परंतु क्रोध के कारण जवाब नहीं दिया। इसके बाद देवदास ने सारा दिन पास ही एक चमसा के गांच पर बैठकर गुजार दिया और शाम को ही धर्मदास बहुत प्रयत्न करके समझा बुझाकर उसे घर लाने में सफल हुआ। यह केवल उसी दिन हुआ। दूसरे दिन पार्वती देव भैया का इंतजार करती रही, किंतु देवदास नहीं आया। वह पिता के साथ पास किसी गांव में न्योते पर गया था। देवदास जब नहीं आया तो उदास होकर पार्वती अकेली ही घर से बाहर हो गई। कल बांध पर देवदास ने पार्वती को 3 रुपए रखने को दिए थे ताकि भूल न जाए। आंचल में वे 3 रुपए बांधे थे। आंचल और अपने आप को देखते हुए उसने काफी समय गुजार दिया। संगी साथी कोई मिला नहीं, क्योंकि सुबह स्कूल खुल जाता है। पार्वती तब उस मोहल्ले की ओर चली गई जहां मनोरमा का घर था। मनोरमा स्कूल में पढ़ती थी। उम्र में कुछ बड़ी अवश्य थी, परंतु थी पार्वती की सहेली। कई दिन से भेंट नहीं हुई थी। समय पाकर आज पार्वती उस मोहल्ले में उसके घर जाकर उसको पुकारा, मन्नो, अंदर हो क्या? मनोरमा की बुआ बाहर आई। पारू, हाँ मन्नो कहाँ है बुआ? वो तो स्कूल गई, तुम क्यों नहीं गई? मैं स्कूल नहीं जाती, देव भैया भी तो नहीं जाता। हंसकर मनोरमा की बुआ ने कहा, तो अच्छा है, तुम भी नहीं जाती और देव भैया भी नहीं जाता। नहीं, हम दोनों में से कोई नहीं जाता। ये अच्छी बात है, किंतु मन्नो तो स्कूल गई। बुआ ने बैठने को कहा, परंतु पार्वती लौट आई। रास्ते में रसिक पाल की दुकान के पास 3 वैष्णवियां हाथ में खजड़ी लिए भिक्षाटन करने के लिए जा रही थी। पार्वती ने उन्हें पुकार कर कहा, ओ वैष्णवी, तुम गाना जानती हो? एक ने लौटकर कहा, जानती हूँ बिटिया, तो गाओ ना। तब तीनों ने लौटकर खड़ी हो गई। एक ने कहा, गाना क्या यूं ही होता है बेटी? भीख देनी पड़ती है, तुम्हारे घर चलकर गाएंगी। नहीं, यही गाओ ना, पैसा जो देना होगा बेटी। पार्वती ने आंचल दिखाकर कहा, पैसा नहीं है, रुपया है। आंचल में बंधा रुपया देखकर वे दुकान से दूर हट गई। इसके बाद खंजड़ी बजाकर तीनों ने एक स्वर में गाना शुरू किया। क्या गाना हुआ, क्या उसका मतलब हुआ, पार्वती कुछ नहीं समझ सकी। अगर चाहती तो भी नहीं समझ पाती, किंतु उसी दम उसे देव याद आ गया। गाना खत्म करके उन लोगों ने कहा, जो भिक्षा देनी हो दो ना बेटी। आंचल की गांठ खोलकर पार्वती ने उनके हाथ पर 3 रुपए रख दिए। तीनों अवाक होकर कुछ देर तक उसका मुंह देखती रही। एक ने कहा, किसका रुपया है बिटिया? देव भैया का। वे तुम्हें मारेंगे तो नहीं?
पार्वती ने कुछ सोचकर कहा, नहीं। एक ने कहा, जीती रहो बेटी। पार्वती ने हंसकर कहा, तुम तीनों को काफी हिस्सा मिल गया। क्यों? तीनों ने सिर हिलाकर कहा, हाँ बिटिया, राधा रानी तुम्हारा भला करे। यह कहकर उन लोगों ने दिल से आशीर्वाद दिया ताकि वह दानशील लड़की मार न खाए। पार्वती उस दिन जल्दी ही घर लौट आई। दूसरे दिन सवेरे ही उसकी भेंट देवदास से हुई। उसके हाथ में एक छोटी सी लटाई थी, पतंग नहीं थी। खरीदना होगा। पार्वती को करीब देखकर कहा, पारू, रुपया लाओ। पार्वती का मुंह सूख गया। वह बोली, नहीं है। क्या हुआ? वैष्णवियों को दे दिया। उन्होंने गाना गाया था। क्या सभी दे दिए? सब। 3 ही तो थे। धत कमबख्त, क्या सभी दे दिया जाता है? वाह, वह तो 3 थी। 3 नहीं देने पर तीनों को क्या हिस्सा मिलता? गंभीर होकर देवदास ने कहा, मैं होता तो 2 रुपए देता। पार्वती ने सोचकर कहा, क्या वे हिसाब जोड़ना जानती है? देवदास ने मन से छटाक तक का हिसाब सीखा था। पार्वती की बात सुनकर प्रसन्न होकर उसने कहा, यही तो मैं भी कहता हूँ। पार्वती ने देवदास का हाथ पकड़कर कहा, मैंने सोचा था देव भैया तुम मुझे मारोगे। देवदास को आश्चर्य हुआ। बोला, मारूंगा क्यों? वैष्णवियों ने कहा था कि तुम मुझे मारोगे। बात सुनकर देवदास अत्यंत प्रमुदित होकर पार्वती के कंधों पर भार देकर कहा, धत, बिना कसूर क्या मैं कभी मारता हूं तुम्हें? शायद देवदास ने मन में सोचा था कि पार्वती का यह कार्य इंडियन पीनल कोड के अंदर नहीं आता, क्योंकि 3 रुपए में तीनों को ठीक ठीक हिस्सा मिलेगा। विशेषतः जिन वैष्णवियों ने स्कूल में मन, शेर और छटांग का हिसाब नहीं सीखा, उन्हें 2 रुपए देना उन पर भारी अत्याचार करना था। इसके बाद वह पार्वती का हाथ पकड़कर गुड्डी खरीदने के लिए छोटे बाजार की ओर चल पड़ा और लटाई को उसने वहीं एक झाड़ी में छिपाकर रख दिया। इस तरह साल कट गया, किंतु और कटने का जैसे नाम ही नहीं लेता। देवदास की माँ काफी शोरगुल मचाने लगी। स्वामी को बुलाकर बोली, देवा तो बेवकूफ हलवाहन बन रहा है, इसका कुछ उपाय तो करो। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, देवा कलकत्ता चला जाए, नगेन के डेरे में रहकर मजे से पढ़ता लिखता रहे। रिश्ते में नगेन बाबू देवदास के मामा लगते हैं। ये बातचीत सबने सुनी। पार्वती सुनकर भयभीत हो उठी। देवदास को अकेले में पाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाते हिलाते बोली, देव भैया, सुनती हूं कि तुम कलकत्ता चले जाओगे। किसने कहा तुमसे? बड़े चाचा जी ने कहा है। धत, कुछ हो, मैं नहीं जाऊंगा। और यदि जबरदस्ती भेज दे तो? जबरदस्ती? देवदास ने उस समय ऐसी भाव भंगिमा दिखाई कि पार्वती समझ गई कि उस पर जबरदस्ती का भार लादने वाला पृथ्वी पर अभी तक कोई हुआ ही नहीं। वह भी तो यही चाहती थी। इसीलिए बहुत खुश होकर एक बार और उसका हाथ पकड़कर उसने अगल बगल हिलाया और मुंह निहार कर हंसकर कहा, देखो, जाना मत देव भैया, कभी नहीं। किंतु उनकी ये प्रतिज्ञा रही नहीं। हमेशा की तरह उसके पिता ने बक झक करके, डांट पटक करके उसे धर्मदास के साथ कलकत्ता भेज ही दिया। जाने के दिन देवदास के मन की व्यथा महसूस की। नई जगह जाने में उसे किसी तरह का कौतूहल और प्रसन्नता नहीं हुई। पार्वती उस दिन उसे किसी तरह छोड़ना नहीं चाहती थी, किंतु रोना धोना मचाया उसने, परंतु कौन उसकी बात सुनेगा। पहले तो स्वाभिमान के कारण कुछ देर तक उसने देवदास से बातचीत नहीं की, किंतु बाद में देवदास ने पुकार कर कहा, पारू, मैं फिर जल्दी आऊंगा, यदि नहीं भेजेंगे तो भाग आऊंगा। तब पार्वती ने स्थिर होकर अपने शुद्र हृदय की कितनी ही बातें कह डाली। उसके बाद घोड़ा गाड़ी पर चढ़कर पोर्टमांटो लेकर अपनी माता का आशीर्वाद और उसके आंख की अंतिम बूंद टीके की तरह माथे पर लेकर वह चला गया। पार्वती को बड़ी तकलीफ हुई। उसकी आंखों का बहुत सारा पानी उसके गालों पर लुढ़क कर नीचे गिर गया। मारे अभिमान से उसकी छाती फटने लगी। शुरू के कई दिन उसने यूं ही बिताए। इसके बाद उसने एक दिन सवेरे उठकर देखा कि दिन भर उसको कोई काम ही नहीं है। इसके पहले स्कूल छोड़ने के बाद से सुबह से शाम तक उसका समय उत्पात और अत्याचार में बीत जाता था। तब उसके पास बहुत काम रहता था, समय ही नहीं मिलता था। आज काफी समय गुजर गया, परंतु खोजने पर भी कोई काम नहीं मिलता। सुबह ही उठकर किसी दिन चिट्ठी लिखने बैठती
10 बज जाते। माँ नाराज हो जाती। दादा ने सुना तो कहा, आह, उसे लिखने दो। सुबह उठकर दौड़ धूप करने की अपेक्षा पढ़ना लिखना ज्यादा अच्छा है। और जिस दिन देवदास का पत्र आता तो उस दिन पार्वती बहुत खुश रहती। जीने के दरवाजे पर चौखट के ऊपर चढ़कर वही कागज हाथ में लिए वह दिन भर पढ़ती रहती। इस तरह 2 महीने बीत गए। अब जल्दी जल्दी चिट्ठी नहीं आती थी। उत्साह भी कुछ कुछ कम हो गया। एक दिन सुबह ही पार्वती ने माँ से कहा, माँ, मैं फिर स्कूल जाऊंगी। क्यों जाएगी रे? वे विस्मित हो गई। सिर हिलाकर पार्वती ने कहा, मैं अवश्य जाऊंगी। तो जाओ, स्कूल जाने के लिए मैंने तुम्हें कब मना किया बेटी? उसी दिन दोपहर को पार्वती दासी का हाथ पकड़कर बहुत दिनों से छोड़ी हुई स्लेट और किताब ढूंढकर उसी पुराने स्कूल में शांति और धैर्य के साथ चली गई। दासी ने कहा, गुरुजी, पार्वती को मत मारिएगा पीटिएगा, वह स्वयं ही स्कूल आई है। जब तक इच्छा होगी पढ़ेगी, नहीं तो घर चली जाएगी। पंडित महाशय ने मन ही मन कहा, तथास्तु। फिर जोर से कहा, अच्छा ठीक है। एक बार उनके मन में आया कि पूछे कि पार्वती को भी कलकत्ता भेज देना चाहिए था, किंतु उन्होंने ये बात कही नहीं। पार्वती ने देखा कि उसी जगह उसी बेंच पर छात्र सरदार भूलो बैठा है। उसे देखकर वह कुछ हंसने को हुई, परंतु दूसरे ही क्षण उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसके बाद भूलो के ऊपर उसे बहुत गुस्सा आया। उसके मन में आया कि उसी की वजह से देवदास घर छोड़कर गया है। इस तरह के काफी दिन गुजर गए। कुछ दिनों के बाद देवदास लौटा। छूटते ही पार्वती के घर पहुंचा। बहुत सी बातें हुई। अधिक कुछ उससे कहने को था नहीं, और था तो भी वह कह न सकी, किंतु देवदास ने बहुत कुछ कहा। सभी प्राय कलकत्ता की ही बातें थी। उसके बाद एक दिन गर्मी की छुट्टी में आया हुआ देवदास फिर कलकत्ता चला गया। इस बार भी रोना धोना हुआ, किंतु उसमें पहले जैसी गंभीरता नहीं थी। इस तरह 4 साल गुजर गए। इन कई सालों में देवदास के स्वभाव में इतना परिवर्तन आ गया कि उसे देखकर पार्वती ने बिना किसी से कहे रोते रोते कई दफे आंखें मीच ली थी। इसके पहले देवदास में जो देहातीपन था, शहर में रहने से वो बिल्कुल खत्म हो गया था। अब विलायती जूता, अच्छी पोशाक, अच्छा कपड़ा, छड़ी, सोने की चेन, घड़ी और बटन, ये सब न रहने पर वह काफी लज्जा का अनुभव करता था। गांव की नदी के किनारे जाने की अब उसकी तबीयत नहीं होती थी, बल्कि उससे ज्यादा मजा बंदूक लेकर शिकार खेलने में आता था। छोटी छोटी मछलियां पकड़ने के बदले बड़ी मछली फांसने की इच्छा होती थी। सामाजिक कथा, राजनीतिक चर्चा, सभा, सोसाइटी, क्रिकेट और फुटबॉल की आलोचना होती। हाय रे, कहाँ पार्वती, कहाँ उसका ताल सोनापुर गांव। ऐसी बात नहीं है कि बचपन की सुखदायिनी स्मृतियां उसके मन में आती नहीं, बल्कि अनेक झंझटों की वजह से ये सब उसके मन से अधिक देर रह नहीं पाते। फिर गर्मी की छुट्टियां हुई। पिछले साल गर्मी की छुट्टी में देवदास विदेश भ्रमण करने गया था, घर नहीं आया। इस बार माता पिता दोनों ने जिद करके पत्र लिखा था। इसी से इच्छा न होने पर भी देवदास बोरिया बिस्तर बांधकर ताल सोनापुर जाने के लिए हावड़ा स्टेशन पर आ पहुंचा। जिस दिन घर आया उस दिन उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसी से बाहर नहीं जा सका। दूसरे दिन पार्वती के घर जाकर पुकारा, चाची। पार्वती की माँ ने आदर के साथ बुलाया, आओ भैया बैठो। चाची के साथ कुछ देर तक बातचीत करने के बाद देवदास ने पूछा, चाची, पार्वती कहाँ है? शायद वह ऊपर के कमरे में है। देवदास ने ऊपर जाकर देखा, पार्वती संध्या दीप जला रही थी। उसने पुकारा, पारू। पहले तो पार्वती सकपका गई, उसके बाद प्रणाम करके एक और खड़ी हो गई। क्या हो रहा है पारू? ये बात सुनने की जरूरत नहीं थी, इसी से पार्वती चुप रह गई। उसके बाद देवदास लज्जित होने लगा, कहा, जाता हूँ, शाम हो गई, तबीयत ठीक नहीं है, और वह चला गया। पार्वती ने 13वें वर्ष में कदम रखा, ऐसा दादी कहती है। इस उम्र में शारीरिक सौंदर्य अकस्मात जैसे कहीं से आकर किशोरी के अंग अंग में छा जाता है। अपने सगे संबंधी भी एक दिन चौंक कर देखते हैं कि उनकी छोटी सी बच्ची अब सयानी हो गई है। उसके विवाह के लिए बहुत जल्दी मच जाती है। चक्रवर्ती जी के घर आज कई दिनों से यही चर्चा छिड़ी हुई है। पारू की माता चिंतित हो जाती है। बात बात में पति को सुनाकर कहती है, पारू को इस तरह रखना तो अब अच्छा नहीं लगता। वे लोग कोई बड़े आदमी नहीं है,
परंतु उनको यह भरोसा है कि लड़की अत्यंत सुशील है। संसार में सौंदर्य की जब तक कदर है तब तक पार्वती के लिए चिंता की कोई बात नहीं है। एक और बात है, उसे अभी बताए देते हूँ। अब तक चक्रवर्ती महाशय के परिवार में कन्या की शादी के लिए उतनी चिंता नहीं होती थी जितनी पुत्र की शादी में। वे लोग कन्या की शादी में दहेज लेते हैं और पुत्र की शादी में दहेज देकर बहू को घर लाते हैं। नीलकंठ के पिता ने भी अपनी लड़की की शादी में रुपया लिया था, किंतु स्वयं नीलकंठ को ये प्रथा बहुत बुरी लगती थी। उनकी तनिक भी इच्छा नहीं थी कि पार्वती को बेचकर धन प्राप्त करे। पार्वती की माँ यह बात अच्छी तरह जानती थी, इसी से पुत्री के लिए पति से बार बार तकाजा करती थी। पहले पार्वती की माँ को मन ही मन ये बड़ी आशा थी और सोचती थी कि किसी तरह देवदास के साथ पुत्री की शादी कर सकती है। इस तरह की आशा रखना बिल्कुल बेकार है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। सोचती थी कि देवदास के अनुरोध करने पर कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। लगता है इससे नीलकंठ की माता ने बात ही बात में इस तरह जिक्र किया, आह बहू, देवदास और हमारे पारों में कितना प्रेम है। इस तरह का प्रेम बहुत कम देखा जाता है। देवदास की माँ ने कहा, ऐसा क्यों नहीं हो चाची, ये दोनों भाई बहन एक ही साथ तो बड़े हुए हैं। हाँ बहू हाँ, इसी से तो मन में आता है कि यदि दोनों की, यही देखो ना बहू कि देवदास जब कलकत्ता गया तो उसकी उम्र कुल 8 साल की थी। उसी उम्र में चिंता के मारे वजह से काट हो गई। देवदास की जब कोई चिट्ठी आती है तो वह जैसे उसके लिए जप माला बन जाती है। हम सब यह जानते हैं। मन ही मन देवदास की माँ सब कुछ समझ गई, थोड़ा हंसी। पता नहीं इस हंसी में कितना कटाक्ष भरा था, परंतु वेदना बहुत थी। वे सब बातें जानती है, पार्वती को बहुत प्यार भी करती है, किंतु ये कन्या विक्रय करने वाले घर की लड़की है। उसके अलावा पड़ोस का ही परिवार है। छी छी, वे बोली, चाची, मालिक की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है। उनका कहना है कि ये बच्चों के पढ़ने लिखने का समय है, अभी देवदास की शादी नहीं होगी। इसी से तो मालिक मुझे अभी ही उल्हाना देते हैं कि बड़े लड़के द्विजदास की बचपन में ही शादी कर देने से कितना सर्वनाश हुआ। उसकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल नहीं हुई। पार्वती की दादी बिल्कुल झेप गई। उन्होंने फिर कहा, यह सब तो मालूम है बहू, तुम क्या समझती हो कि पार्वती सयानी हो गई है? उसका गठन ही ऐसा है। इसीलिए यदि नारायण की इच्छा हुई। देवदास की माँ ने बात काट कर कहा, नहीं चाची, ये बात तो मैं उनके लिए कह नहीं सकती। इस समय देवदास की शादी की बात चलाने पर वह मेरा मुंह ही नहीं देखेंगे। बात यहीं दब गई, किंतु औरतों के पेट में बात पचती नहीं। मालिक के खाते समय देवदास की माता ने जिक्र छेड़ते हुए कहा, पारू की दादी आज उसकी शादी की बातचीत चला रही थी। मालिक ने सिर उठाकर कहा, हाँ, पारू की उम्र हो गई है, उसका शीघ्र विवाह कर देना उनका कर्तव्य है, इसीलिए तो बातचीत छेड़ी थी। बोले देवदास के साथ यदि स्वामी के नाक भौं सिकोड़ कर कहा, तुमने क्या कहा? मैं क्या कहूंगी, दोनों में बहुत प्रेम है, किंतु महज इतने से ही क्या लड़की खरीदने बेचने वाले चक्रवर्ती के घर की लड़की लाएंगे, और उसके अलावा पड़ोस का ही परिवार। छी छी। मालिक को संतोष हुआ। बोले, बिल्कुल ठीक, खानदान की क्या हंसी उड़ाऊंगा, इन सब बातों का ख्याल मत किया करो। सुखी हंसी हंसकर गृहिणी ने कहा, नहीं, मैं तो ख्याल नहीं करती, परंतु तुम भी मत करना। कौर उठाते हुए मालिक ने गंभीर भाव से कहा, अगर मैं ऐसा करता तो इतनी बड़ी जमींदारी कभी की समाप्त हो गई होती। उनकी जमींदारी हमेशा बनी रहे, उसे मुझे कोई आपत्ति नहीं, परंतु पार्वती के दुख की बात कहता हूँ। जब इस प्रस्ताव के अस्वीकार कर देने की बात नीलकंठ के कानों में पड़ी तो माँ को बुलाकर उन्हें बुरा भला कहते हुए बोले, माँ, क्यों तुम ऐसी बातें कहने गई? माँ चुप रही। नीलकंठ कहने लगे, बच्ची की शादी के लिए हमें किसी के पैर नहीं पकड़ने हैं, बल्कि कितने ही हमारे पैर पकड़ेंगे। मेरी बेटी सुंदर है, देखो तुम्हें मैं बताए देता हूँ, 1 हफ्ते के अंदर ही उसका संबंध स्थिर कर दूंगा। विवाह के लिए कैसी चिंता। लेकिन उसके पिता ने इतने बात बड़ी कह दी कि उस पर जैसे वज्रपात हो गया। बचपन से ही उसकी ये धारणा थी कि देवदास पर उसका अधिकार है। यह अधिकार
किसी ने उसके हाथ में दे दिया हो, ऐसी बात नहीं है, परंतु वह स्वयं ठीक ठीक कुछ समझ न सकी। अनजाने में ही यह अधिकार बड़ी व्यग्रता से दिनों दिन शांत भाव से उसके मन में इस तरह स्थिर हो गया कि आज तक कोई दूसरी सूरत बाह्य जगत में उसकी नजर नहीं आई, किंतु आज उसके खो देने की बात उठते ही उसका संपूर्ण हृदय एक भयानक तूफान से भर उठा। किंतु देवदास के साथ ठीक ऐसी ही बात नहीं थी। बचपन में जब उसने पार्वती के ऊपर अधिकार जमाया था, तब अधिकार का पूर्ण रूप से उसने लाभ भी उठाया था, किंतु कलकत्ता जाकर कुछ काम करने के उत्साह में और कुछ मनोरंजन के संसाधनों में फंसकर पार्वती को भूल गया था। किंतु वह यह नहीं जानता था कि पार्वती गांव में अपने उस एकांत घर में रोज ही उसे याद किया करती है। और इतना ही नहीं, वह सोचती थी कि बचपन से ही जिसे बिल्कुल अपना समझा, उचित अनुचित सब कुछ जिसके लिए बर्दाश्त किया, यौवन के प्रथम चरण में ही उसे एकाएक खो देना नहीं हो सकेगा। लेकिन तब किसने विवाह के बारे में सोचा था? कौन जानता था कि केवल उस किशोर उम्र के संबंध से विवाह की बात पक्की नहीं हो सकती। इसीलिए सुनते ही विवाह नहीं हो सकेगा, उसके हृदय की संपूर्ण आशा आकांक्षा उसकी छाती के भीतर टूक टूक हो जाने के लिए खींचातान करने लगी। किंतु देवदास को सुबह से ही पढ़ना लिखना पड़ता, फिर दोपहर को काफी गर्मी पड़ती, इसीलिए वह घर के बाहर नहीं निकलता, और फिर तबीयत होने पर शाम को थोड़ा बाहर निकलता। शाम के समय वे किसी दिन बढ़िया कपड़ा पहनकर, पैरों में अच्छे जूते डालकर, हाथ में छड़ी लेकर टहलने के लिए मैदान में निकल जाता। जाते समय पार्वती के मकान के निकट से गुजरते हुए ऊपर जंगले में पार्वती आंखें पहुंचते पहुंचते देखती। उसे कितनी ही बातें याद आती। याद आता दोनों बड़े हो गए हैं। बहुत दिनों तक बाहर रहने की वजह से उसे आपस में बड़ी शर्म मालूम होती है। देवदास उस दिन वैसे ही चला गया। बीच बीच में उससे बातचीत करने की, उसे अच्छी तरह देखने की इच्छा होती थी, किंतु वह सोचता क्या ये ठीक होगा। इस बीच कलकत्ते जैसा शोरगुल, आमोद प्रमोद, थिएटर, गाना बजाना नहीं रहा, इसीलिए उसे बचपन की बातें याद आती। वह सोचता कि पारो पार्वती हो गई है। पार्वती सोचती कि वही अब देवदास बाबू बन गए हैं। देवदास अब अक्सर ही चक्रवर्ती के घर के बगल से गुजरते। किसी दिन अगर वह दरवाजे पर रुककर पुकारता, चाची क्या हो रहा है? चाची कहती, आओ भाई बैठो। देवदास उसी तरह कहता, नहीं चाची ठहरो, जरा मैं टहल कर आऊं। पार्वती किसी दिन ऊपर रहती, किसी दिन सामने आ जाती। देवदास जब चाची से बात करता तो पार्वती धीरे धीरे वहां से चली जाती। रात को देवदास के कमरे की बत्ती जली। गर्मी के दिनों में पार्वती खिड़की खोलकर बड़ी देर तक उसे देखती रहती, मगर कुछ भी दिखाई नहीं देता। पार्वती हमेशा से स्वाभिमानी थी। वह जो दुख भुगत रही थी उसका अणु मात्र भी कोई समझ नहीं सके, इसीलिए पार्वती हमेशा सचेत रहती थी। दूसरों को कहने से क्या फायदा? सहानुभूति वह सहन नहीं कर सकती, और तिरस्कार लांछना उसके लिए तो इसकी अपेक्षा मौत कहीं अधिक बेहतर। पिछले साल मनोरमा की शादी हो गई। अब भी वह ससुराल नहीं गई थी, इसीलिए बीच बीच में चली आती। पहले दोनों सखियां मिलकर सब बातें करती, अब भी होती, परंतु पार्वती उसके साथ नहीं देती। कभी बात होती तो वह चुप रहकर बात ही पलट देती। पार्वती के पिता कल रात को घर लौट आए। कई दिनों से वे वर ढूंढने के लिए बाहर गए थे। अब विवाह तय करके घर लौटे हैं। कोई 20-25 कोस की दूरी पर वर्धमान जिले में हाथी पोता गांव के जमींदार को ही वर चुना गया है। स्थिति अच्छी है, उम्र 40 के नीचे ही है। पिछले साल पत्नी मर गई है, इसीलिए फिर शादी करेंगे। ऐसी बात नहीं है कि खबर सुनकर घर के सभी लोग प्रसन्न हुए हों, बल्कि इससे सबको दुख ही हुआ। बात यह थी कि भुवन चौधरी के यहाँ से कुल कोई 2-3 हजार रुपये मिल जाएंगे। इसी से पत्नी भी चुप रह गई। एक दिन दोपहर को देवदास भोजन करने बैठा। माँ ने पास ही बैठकर कहा, पारो की तो शादी हो रही है। मुंह उठाकर देवदास ने पूछा, कब? इसी महीने, कल लड़की को देख गए, वह स्वयं ही आया था। देवदास को कुछ आश्चर्य हुआ। क्यों? मैं तो कुछ नहीं जानता माँ। तुम जानोगे कैसे? वर दुजाहा है, उम्र बड़ी हो गई है, लेकिन रुपया पैसा काफी है, पारो सुख से रह सकेगी। सिर झुकाकर देवदास भोजन करने लगा। उसकी माँ कहने लगी, उन लोगों की इच्छा तो हमारे ही घर में कर देने की थी। देवदास ने सिर उठाया। तब माँ हंसी।
छी, ये कैसे होता? वह बेटियों का क्रय विक्रय करने वाला छोटा सा खानदान, और फिर पड़ोसी में, छी छी। ये कहकर माँ ने होठ सिकोड़ दिए। देवदास ने इसे देखा। कुछ देर तक चुप रहकर माँ ने फिर कहा, मालिक को मैंने बतला दिया था। देवदास ने सिर उठाकर पूछा, बाबूजी ने क्या कहा? कहेंगे क्या, इतने बड़े खानदान की बेइज्जती तो होने नहीं देंगे। यही मुझे सुना दिया। देवदास ने कुछ नहीं कहा। उसी दिन दोपहर को मनोरमा और पार्वती में बातचीत हुई। पार्वती की आंखों में आंसू देखकर मनोरमा ने उन्हें पोंछा। मनोरमा ने कहा, तब क्या उपाय है बहन? आंखें पोंछकर पार्वती ने कहा, उपाय क्या है? अपने वर को क्या तुमने पसंद किया था विवाह के लिए? मेरी बात अलग है। मेरी पसंदगी नहीं थी तो नापसंदगी भी नहीं थी, इसीलिए हमें कोई तकलीफ नहीं है। किंतु तुमने तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है बहन। पार्वती ने जवाब नहीं दिया, सोचने लगी। पता नहीं क्या सोचकर मनोरमा ने हंसकर कहा, पारू, वर की उम्र क्या है? किसका वर? तुम्हारा। पार्वती ने कुछ जोड़कर कहा, करीब करीब 19। मनोरमा को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोली, यह कैसे? मैंने तो सुना है कि लगभग 40 है। इस बार पार्वती कुछ हंसी। मनो दीदी, कितने लोगों की उम्र 40 साल है, मैं क्या हिसाब रखती हूँ? मेरे वर की उम्र 19-20 साल की है, मैं तो यही जानती हूँ। उसके मुंह की ओर देखकर मनोरमा ने पूछा, नाम क्या है रे? पार्वती अब हंस पड़ी। इतने दिनों तक क्या तुम्हें यह भी नहीं मालूम हुआ? कैसे जानती? नहीं जानती। अच्छा, बतला देती हूँ, कुछ हंसकर। फिर कुछ गंभीर होकर पार्वती ने उसके कान के पास मुंह ले जाकर कहा, नहीं जानती। श्री देवदास। मनोरमा पहले कुछ चौंक गई, फिर उसे ढकेल कर कहा, और मजाक की जरूरत नहीं है। अभी बता दो कि नाम क्या है, नहीं तो फिर नहीं बतला पाओगी। यही जो बताया। मनोरमा ने चिढ़कर कहा, अगर देवदास ही नाम है तो रो रो कर मर क्यों रही है? एकाएक पार्वती उदास हो गई। पता नहीं क्या सोचकर बोली, तो रहने दो, अब रोना धोना नहीं करूंगी। पारो, क्या सभी बातें साफ साफ बताऊं ना बहन? मैं कुछ भी नहीं समझ सकी। पार्वती ने कहा, जो कुछ कहने लायक था कह दिया, किंतु कुछ भी तो समझ में नहीं आया रे। मैं समझाऊं भी नहीं। कहकर पार्वती ने एक और मुंह फेर लिया। मनोरमा ने सोचा, पार्वती बात छिपा रही है, अपने मन की बात वह शायद नहीं कहना चाहती। उसे काफी अभिमान हुआ। दुखित होकर वो बोली, जितना दुख तुम्हें है उतना मुझे भी है बहन। तुम सुखी हो, यही मेरी मनोकामना है। अगर तुम कोई बात नहीं कहना चाहती तो मत कहो, किंतु इस तरह मुझसे तमाशा मत करो। पार्वती ने दुखी होकर कहा, मजाक नहीं कर रही हूँ दीदी, जितना मैं जानती हूँ उतना तुम्हें बता दिया। मैं तो जानती हूँ कि मेरे पति का नाम देवदास है, उम्र उसकी 19-20 साल है, यही बात तुम्हें बता दी। किंतु दादी से तो मैंने सुना है तुम्हारा विवाह कहीं और तय हुआ है। तय कैसे हुआ? दादी के साथ तो विवाह होगा नहीं। होगा तो मेरे ही साथ। मैंने तो कभी ये बात नहीं सुनी। मनोरमा ने कुछ नहीं सुना कहने लगी। पार्वती ने रोककर कहा, वह सब मैं सुन चुकी हूँ। तब वह देवदास तुम्हें? मुझे क्या? हंसी दबा कर मनोरमा ने कहा, तो शायद तुम स्वयंवरा हो। छिपे ही छिपे पक्का बंदोबस्त हो गया है। तुम कुछ ठहर कर, मनोरमा ने व्यथित स्वर में कहा, तुमने जो कुछ कहा पारो, कुछ भी हो मेरी समझ में नहीं आता। तब देवदास से पूछकर समझा दूंगी। क्या पूछोगी? वह विवाह करेगा या नहीं, यही ना? पार्वती ने सिर हिलाया। हाँ, यही। मनोरमा ने अत्यंत विस्मित होकर कहा, क्या कहती हो पारो? तुम खुद ही यह बात पूछोगी? इसमें दोष क्या है दीदी? मनोरमा अवाक हो गई। क्या कहती हो? खुद ही? खुद ही नहीं तो मेरे लिए कौन पूछेगा दीदी? लाज नहीं आएगी? लाज कैसी? तुमसे कहते क्या लाज आई? मैं तो स्त्री हूँ, तुम्हारी सहेली हूँ, किंतु वह तो पुरुष है पारो। अब पार्वती हंस पड़ी, बोली, तुम सहेली हो, तुम अपनी हो, किंतु वे क्या पराये हैं? जो बात तुमसे कह सकती हूँ वह क्या उनसे नहीं कह सकती? अवाक होकर मनोरमा उसका मुंह देखती रह गई। पार्वती ने हंसकर कहा, मन्नो दीदी, झूठ मूठी तुम अपने माथे पर सिंदूर लगाए हो। पति किसे कहते हो ये नहीं जानती। अगर वे मेरे स्वामी नहीं होते, अगर उनसे किसी तरह की लाज शर्म होती, तो मैं क्या उनके लिए इस तरह मरती रहती? छोड़ो दीदी, मरता क्या ना करता, विष भी मीठा बन जाता है। उनसे मुझे कोई लाज शर्म नहीं है। मनोरमा उसका मुंह देखती रह गई। कुछ देर बाद बोली, उनसे क्या कहोगी? कहोगी मुझे अपने पैरों में जगह दे दो?
पार्वती ने सिर हिलाकर कहा, ठीक यही कहूंगी दीदी, और यदि वे जगह न दे। अब की पार्वती बड़ी देर तक चुप रही। उसके बाद बोली, तब की बात नहीं जानती दीदी। घर लौटते समय मनोरमा सोचने लगी, धन्य साहस, धन्य है उसकी छाती। मैं मर जाऊं तो भी ऐसी बात अपने मुंह से नहीं ला सकूंगी। बात ठीक थी, तभी तो पार्वती ने कहा था, बेकार ही माथे पर सिंदूर लगाती हो, हाथों में चूड़ियां पहनती हो। देवदास का दूसरा पार्ट लेकर मैं जल्द आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।